हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। साथियों, एक नई सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ जो आपके आने वाले सभी पीसीएस एग्ज़ाम और इसके साथ ही साथ बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ख़ास बात क्या है इस सीरीज़ की कि इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन उठाएंगे उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल, पूरा निचोड़ जो है आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे आप पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाकी कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट जो भी डिटेल की ज़रूरत होती है उसके बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को जो है रिलेट कर सकते हैं। चाहे आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी और मेंस के आंसर राइटिंग में, या फिर जब पीटी के एग्ज़ाम देते हैं तो जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो एमसीक्यूज़ स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। उन स्टेटमेंट्स को आप कैसे बढ़िया से टैकल कर सकते हैं। तो लगभग हर चीज़ की यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे। और साथ ही साथ करेंट में इससे जुड़ा कोई भी काम अगर हो रहा है या करेंट में किसी स्टेट में किसी और पार्ट में कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ें हुई हैं तो उसको भी हम लोग करेंट अफेयर्स के साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप क्या होगा कि सभी एक्सपेक्ट को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और जिससे आपको उस प्रॉपर टॉपिक के ऊपर चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और अब जब आंसर राइटिंग भी करेंगे किसी पीसीएस एग्ज़ाम की तो आपको उन सभी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करने में सुविधा होगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है जेपीएससी पीटी 2024 जो 11 to 13 जेपीएससी हुआ था उसके पीटी के एग्जामिनेशन से लिया है। हम लोग कोशिश करेंगे अधिकतर क्वेश्चन बीपीएससी और जेपीएससी से लिए जाएं, क्योंकि हमारे साथ अधिकतर स्टूडेंट जेपीएससी और बीपीएससी के जुड़े हुए हैं। बाकी और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग लेने का काम करेंगे और उनको भी डिस्कस करने का बढ़िया से काम कराएंगे। हालांकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको उस प्रॉपर टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट तो एटलीस्ट नहीं ही रहेगा। और अगर रहता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें जानकारी दे सकते हैं, ताकि अगली बार वो सभी चीज़ों को हम लोग कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है हमारा आज का, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय जो संविधान है उसमें कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा में रहा है। हिंदी में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, की बात करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 46। आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 46। वही अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा आपको, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 32, आर्टिकल 36, आर्टिकल 44, आर्टिकल 14। एक्चुअल में ऑप्शंस थोड़े से अलग है, लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूसीसी को। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है यूसीसी, क्यों इसकी ज़रूरत है, भारत में क्या ये पॉसिबल है, और कैसे ये धर्मों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सभी धर्मों के बीच, उसके बारे में। और फाइनली क्या कुछ होने से इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री, एक गतिशील, एक प्रगतिशील कंट्री बन सकता है अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाए। कैसे इसकी इंटीग्रिटी, कैसे इसकी जो यूनिटी है उस पर इसका फ़र्क पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में जो है वर्णित है या फिर चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक एक चीज़ से जुड़े हुआ। सबसे पहले यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक्चुअल में है क्या,
इसके हम लोग बेसिक्स को पहले समझते हैं। सबसे पहले बेसिक्स समझिए, ठीक है। अगर हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक्चुअल में उन सभी तथ्यों के बारे में बात किया गया है जिससे भारत में, पूरे भारत में सभी धर्मों के बीच एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन, सभी रिलीजन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना करके जो है काम किया जाए और सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके। किन किन क्षेत्रों में? तो ध्यान रखिएगा, यूसीसी में जो है जितने भी रिलीजन हैं उन सभी रिलीजन का एक, मतलब कि एक ऐसा कानून बने जिसको सभी लोग इम्प्लीमेंट कर सके, सभी लोग उसके अनुसार चल सके। किन किन क्षेत्रों में? ठीक है, सभी क्षेत्रों में, और सबको यूनिटी मिल सके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विभिन्नताएं होती हैं वो किन क्षेत्रों में होती है? तो रिलीजन के बीच सबसे ज़्यादा विभिन्नता होती है शादियों में, मतलब कि मैरिज में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो जो सक्सेशन होता है, उत्तराधिकारी का जो कानून होता है, मतलब कि किसका प्रॉपर्टी किसको कैसे दिया जाएगा, बेटा को मिलेगा कि नहीं, बेटी को मिलेगा कि नहीं, बेटा अगर 2 है तो कैसे डिवाइड होगा, 3 होगा तो कैसे डिवाइड होगा, बेटियां अगर लेना चाहे किसी की संपत्ति तो उस पर क्या रूल है, ठीक है। शादी ब्याह में जैसे कि शादी कैसे करना है, एक रिलीजन का जो रूल है वो अलग है, जैसे कि हिंदू अलग तरीके से मैरिज करता है, मुस्लिम अलग तरीके से, क्रिश्चियन अलग तरीके से, और साथ ही साथ उनमें डाइवोर्स का भी जो चीज़ होता है वो अलग होता है। डाइवोर्स करने के लिए उसमें अलग अलग सभी धर्मों के बीच जो है रूल अलग अलग होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कॉमन करने की बात हो रही है। इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ ये समझिए कि जो डाइवोर्स है, जो मैरिज है, जो उत्तराधिकारी का चयन और उससे जो प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रूल है, इन सभी चीज़ों को एक करने की बात की जा रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा कुछ कानून भारत में बनता है तो चाहे वो हिंदू हो या फिर वह मुसलमान हो, चाहे वह क्रिश्चियन हो या फिर कोई और भी धर्म जैसे कि सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए एक कॉमन, ठीक है, एक कॉमन मतलब कि सबसे मिलता जुलता, ताकि ज़्यादा किसी में विभिन्नताएं नहीं हों, उस तरह की कानून का बात ये करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने से क्या कुछ परिवर्तन आएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा होना क्यों सबसे पहले ज़रूरी है ये चीज़ बता दूं। तो देखिए, ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करता है, मतलब कि एकता और अखंडता की बात करता है। सभी लोग इंटीग्रेट होकर रहे, सभी लोग एकता बना के रहे, और साथ ही साथ सबको समान राइट मिले, सबको समान अधिकार मिले, और किसी का अधिकार जो है किसी भी क्षेत्र में कम ना हो, साथ ही साथ सभी को जो है समान अधिकार मिले। और यहाँ एक चीज़ और भी समझने में वाली बात है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि रिलीजियस फ्रीडम का भी अधिकार दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहाँ हमारा समानता का अधिकार ये कहता है कि भारत में सभी लोग समान हैं, सबको समान अधिकार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहता है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से रहना चाहे वह रह सकता है, ठीक है। कोई भी धर्म का पालन करना चाहिए वह कर सकता है, और उन धार्मिक रीति रिवाजों का भी वो अनुसरण कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धार्मिक जो भी रीति रिवाज हैं उनको तो मान सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है समानता का अधिकार वो भी है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी की कोई स्वतंत्रता कम ना हो, सबको समान तरीके से अधिकार मिले। तो इन दोनों के बीच एक तरह का विरोधाभास ऐसे महसूस होता है कि एक तरफ जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समानता का अधिकार का भी बात करता है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार का बात करता है। तो ऐसे में तो जो हिंदू है वो अपने अनुसार कर सकता है, मुस्लिम अपने अनुसार, लेकिन इससे क्या होता है, भारत की अखंडता और एकता और इसके साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे कि किसी रिलीजन में
सपोज मान के चलिए कि महिला को अधिकार नहीं देने का बात किया गया है, ठीक है, लेकिन किसी रिलीजन में देने का बात किया गया है। जैसे एक रिलीजन है रिलीजन 1, एक रिलीजन है रिलीजन 2। अगर रिलीजन 1 में महिला को, फीमेल को जो है राइट्स मिलेंगे और दूसरे में फीमेल को राइट्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में तो जिसको नहीं मिलेगा अगर वो लेना चाहता है तो उसके साथ तो ये जो है परस्पर जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं कि सबको समान अधिकार नहीं मिल रहा है, या फिर पुरुषों में हो सकता है ऐसा कुछ कानून हो किसी धर्म में। तो यहाँ पे सभी की जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, जो नियम कानून वर्षों से चले आ रहे हैं, उनमें कई सारी कमियां हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि कई सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जिससे किसी की समानता पे फर्क पड़ता है, किसी व्यक्ति की समानता पे, उसकी स्वतंत्रता पे अगर फर्क पड़ता है तो राज्य को ऐसा करना पड़ेगा, राज्य को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि सभी लोगों को जो है बराबर अधिकार मिले और किसी का अधिकार कम ना हो, किसी के साथ शोषण ना हो, किसी का स्वतंत्रता का कोई जो ऐसा प्रश्न खड़ा ना हो जाए कि उसे उस स्वतंत्रता के वजह से जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें विभिन्न तरह के जो है फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो जो इस यूसीसी से रिलेटेड है, जो आप रिलेट कर सकते हैं यूसीसी से, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, जो आपका 14 से 18 आर्टिकल नंबर में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आप कोई भी धार्मिक या कोई भी धर्म जो है आप लोग अपना सकते हैं और उसके रीति रिवाज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसका जो है आर्टिकल है आपका 25 से लेके 28 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28। तो ये जो दो प्रमुख चीज़ें हैं ये यूसीसी का आधार है कह सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चर्चा होती है, ठीक है। जो इसके फेवर में है वो कहते हैं भारत में सभी लोग समान हैं, और जो विरोध में है वो कहते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से दोनों का जो तर्क है वो आपस में टकराता है और इसके वजह से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि भारत में जो है कई तरह के धर्मों के लोग रहते हैं और सभी की अपनी मान्यताएं हैं, सभी के अपने कानून बने हुए हैं और सभी अलग अलग तरीके से अपने शादी ब्याह, अपने मैरिज, अपने डाइवोर्स, अपने जो भी उत्तराधिकारी का नियम है या फिर बाकी जो धर्मों से संबंधित चीज़ें होती है उसका नियम खुद जो है अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की गई है और उसे पास भी कराया गया है पार्लियामेंट से, या फिर ब्रिटिश ज़माने में जो है उसको पास कराया गया था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, थोड़ा सा क्या क्या नियम कानून बने थे हिस्ट्री में, इतिहास में क्या क्या नियम कानून बने थे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले जो बना था वो बना था एक एक्ट जिसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है ये बना था आपका 1872 में, ठीक है, 1872 में। इसमें क्या था, ऑब्वियस सी बात है ये ब्रिटिशर्स के टाइम बना है। इसमें क्या था, कोई भी व्यक्ति बिना अपने रिलीजन को एड्रेस किए हुए, अपने रिलीजन को बताए हुए मैरिज कर सकता था और इसके तहत, इस मैरिज एक्ट के तहत उनको मान्यता दी जा रही थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी धर्मों को शामिल किया गया था, मतलब कोई स्पेसिफिक धर्म इसमें नहीं बोला गया था और सभी धर्म लगभग इसमें इंक्लूड हो जा रहे थे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बाकी धर्मों के लिए भी अलग अलग समय में अलग अलग कानून, अलग अलग एक्ट बने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बना, इसके बाद तुरंत जो है वो बना क्रिश्चियन, ठीक है, जो ईसाई धर्म होते हैं क्रिश्चियंस के लिए बना, ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए बना, ईसाई धर्म के लिए बना, और ईसाई धर्म के लिए ये बना आपका 1872 में ही।
और इसमें क्या था कि जो लोग भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए शादी ब्याह, उनके डाइवोर्स मतलब तलाक, और उनकी संपत्तियों का किस तरह से बंटवारा होगा भविष्य में, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके बीच संपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक एक्ट बना था जिसमें जो है इस चीज़ को लिखा गया था। और इसी को बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिश्चियन मैरिज लॉ एक्ट कह सकते हैं, या फिर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ इसको कहते हैं। ठीक है, 1872 में आया था। अब उसके बाद आया, इसके बाद अलग अलग धर्मों के लिए, जैसे मैं एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से धर्मों के लिए, जैसे पारसी पर्सनल लॉ आया। ठीक है, जो पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए आया पारसी पर्सनल लॉ, और ये आया आपका 1936 में। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम्स के लिए आया। मुस्लिम के लिए कब आया? मुस्लिम के लिए आया आपका 1937 में, और इसको बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो अधिकतर शरीयत से जुड़ी हुई कानूनों का पालन करती है, तो 1937 में ये जो एक्ट है ये आया। ये सभी जो है आप देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया। ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अभी जनरली यही जो है रूल जो है लागू होता है, यही कानून शरीयत का जो है वो लागू होता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें कुछ अभी चीज़ें सुधार की तरफ भी गई हैं। ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक जो है वो अब बंद हो गया है। तो ये सभी चीज़ें मैं अभी जो है आगे डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या हुआ। तो हिंदुओं के लिए देखिए पहले कोई वैसा खास तौर से जो है मैरिज एक्ट नहीं बना था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले 1955 में ही बन गया, 1955 में ही बन गया आपका हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, और इसमें हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए सभी लोगों के जो है शादी ब्याह, डाइवोर्स, संपत्ति का बंटवारा, उत्तराधिकारी। ठीक है, यदि आप कोई एडॉप्शन करते हैं तो एडॉप्शन का क्या रूल होगा, कैसे उसके बीच संपत्ति का बंटवारा होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है एक विस्तृत कानून बना। तो 1955 में बना हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम। उसके बाद 1956 में 1956 में बना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को हम लोग बोल सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और ये बना आपका 1956 में। उसके बाद जो है इसके बाद एक और कानून बनता है जिसमें अडॉप्शन से जुड़े हुए चीज़ें थी, और उसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और ये भी बना आपका 1956 में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग समय में कानून बने हैं शादी ब्याह या फिर मैरिज डाइवोर्स से जुड़े हुए चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास है जिसमें शादी ब्याह, डाइवोर्स, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का कोशिश किया गया, और ताकि जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और चीज़ें जो है एक प्रॉपर लॉ से चले, प्रॉपर कानून से चले, जिससे सभी चीज़ों को एक साथ एक जगह समझने में आसानी हो। क्योंकि कानून बना रहता है तो ऑब्वियस सी बात है सभी पहलुओं को जो है देखकर जो है चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जब पहली बार संविधान सभा बनी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, तो इसके सलाहकार थे बी.एन. राव। इसके सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव जी ने क्या कहा कि भारत में एक यूसीसी, ठीक है, यूसीसी बनना चाहिए, और इन्होंने तरजीह दी। ठीक है, इन्होंने मतलब कि प्रेफरेंस दिया एक ऐसे सिविल कोड बनाने की जिसको कहा जाता है सिविल कोड बेस्ड ऑन हिंदू मैरिज एक्ट। सिविल कोड बेस्ड ऑन हिंदू मैरिज एक्ट मतलब कि जो भी सिविल कोड बने वो इंस्पायर हो इससे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है ना, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाकी चीज़ों से भी मिलाकर जो बनाई जानी थी, ताकि एक कॉमन, एक यूनिवर्सल, एक जो है कॉमन सभी रिलीजन के लिए सिविल कोड का निर्माण किया जा सके और सभी लोग जो है उसका पालन कर सके। तो ऐसा नहीं है कि संविधान सभा में इसकी मांग नहीं उठी थी। अब देखिए संविधान सभा ने विशेष रूप से
यूसीसी के ऊपर भी ध्यान दिया, और यूसीसी के ऊपर ध्यान देने की वजह से ही, ठीक है, इसको रखा गया आर्टिकल 44 में। और हम लोग इसको क्या जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसको शामिल किया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो चीज़ें होती हैं जिनको राज्य फ्यूचर में लागू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, और उसमें विशेष रूप से लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है, जो आज़ादी होती है, वो मिल सके। सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर सभी लोगों को एक समान चीज़ें मिलेंगी। उससे फ़ायदा क्या होगा कि किसी को भी अंदर में यह कलह नहीं रहेगा, यह थिंकिंग नहीं रहेगा कि हमको ये चीज़ कम मिला है, या संविधान हमको ये चीज़ नहीं दिला पा रहा है, हमारा ये स्वतंत्रता है लेकिन ये चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे DPSP में इस बात को रखा गया आर्टिकल 44 में। और DPSP हम लोग जानते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच मिलता है, और ये पार्ट 4 में आता है, ठीक है। पार्ट 4 ध्यान रखिएगा क्या है, तो पूरा भारत का जो संविधान है उसको टोटल फिलहाल अभी 25 भागों में बांटा गया। पहले जब संविधान पहली बार बना था उसमें इसमें 22 भाग था, लेकिन अमेंडमेंट होते होते, मतलब संशोधन होते होते ये 25 तक पहुंच गया। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की बात करते हैं तो भारत में अभी जब पहली बार संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 395। अभी इसमें लगभग 448 जो है अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। वहीं अगर एक बार शेड्यूल भी देख लेते हैं तो शेड्यूल ध्यान रखिएगा, अनुसूची जब पहली बार संविधान बना था तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी ये बढ़कर टोटल 12 हो गई है, 12 अनुसूची है अभी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोगों को मैच करने के लिए या फिर मिलान करने के लिए कूट वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में क्या परिस्थिति है, पहले क्या परिस्थिति था, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक साथ आप लोगों को बता दी हैं। तो ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो है यूसीसी कहाँ पे है और कैसे ये जो है संविधान सभा से आया संविधान में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सुनते होंगे कि यूसीसी भारत में कहीं लागू है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में, भारत में यूसीसी गोवा में लागू हो चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले जो है लागू हुआ था, ठीक है। और ये आधारित है गोवा में पुर्तगालियों द्वारा जो सिविल लॉज हैं, जो सिविल लॉज हैं उनको लागू किया गया है, पुर्तगालियों का, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं गोवा जो है लंबे समय तक पुर्तगालियों के शासन में रहा। 1961 में जो है पुर्तगीज़ों ने गोवा को छोड़कर अपने देश चले गए। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल आधारित समान नागरिक संहिता, ठीक है, पुर्तगाल का जो है सिविल कोड जो है गोवा में लागू है। और गोवा में कब से लागू है, तो ध्यान रखिएगा 1867 से, ठीक है, 1867 से जो है गोवा में लागू है। और इसके आधार पर जो है वहाँ पे सिविल कोड चलता है, क्योंकि अधिकतर लोग वहाँ पे उस समय पुर्तगाल के ही रहते थे, इसीलिए पुर्तगाल आधारित है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो आज़ादी से पहले का बात हो गया। आज़ादी के बाद, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गोवा का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। गोवा देखिए लंबे समय तक ब्रिटिशर्स नहीं, पुर्तगीज़ के अधीन रहा। और पुर्तगीज़ इसको पहली बार राजधानी बनाए थे 1530 में, ठीक है। एक कुन्हा नाम का वायसराय था, ठीक है, उन्होंने जो है 1530 में इसको राजधानी बनाया था। उसके बाद, ठीक है, लंबे समय तक ये पुर्तगीज़ के हाथों में रहा। और 1961 में जो है पुर्तगीज़, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पुर्तगीज़ों को यहाँ से जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। और पुर्तगाल के जाने के बाद जो गोवा है, ठीक है, गोवा भारत के अधीन आ गया। और पहले इसको यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव के साथ,
दमन और दीव के साथ इसको यूटी बनाया गया, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह हुआ गोवा में, जिसमें ये लोगों ने कहा कि हमको किसी भी यूटी के साथ और भी मिलके नहीं रखना है। तो फिर गोवा सिर्फ और सिर्फ गोवा को जो है एक यूटी का दर्जा मिला, यूटी का दर्जा मिला, ठीक है। लेकिन बाद में जो है, बाद में गोवा के डिमांड पे, ठीक है ना, गोवा के डिमांड पे 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 56वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको स्टेट का दर्जा मिल गया, स्टेट का दर्जा मिल गया। और गोवा फिर फाइनली एक राज्य के रूप में, जैसा कि आज भी है। यहाँ पे गोवा से 2 जानकारी ध्यान रखिएगा। गोवा जो है, गोवा का जो एक तरह से कह सकते हैं स्टेटहुड डे, मतलब इसको राज्य कब बना, ये राज्य कब बना, तो स्टेटहुड डे इसका बनता है 30 मई को, 30 मई 1987 को। और गोवा का जो लिबरेशन डे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं गोवा से इसको आज़ादी कब मिली, तो माना जाता है 29 दिसंबर 1961। तो ये दोनों डेट आपको गोवा से रिलेटेड ध्यान रखना है, गोवा से जुड़ी हुई ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। गोवा स्टेटहुड डे ये बनता है 30 मई 1987 डेट था, और 30 मई को मनाया जाता है हर साल। और अगर इसके इंडिपेंडेंस की, इसकी लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, कब ये आज़ाद हो गया, तो ध्यान रखिएगा 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को ये आज़ाद हो गया था। तो गोवा से आपको इतना सारा चीज़ जो है ध्यान रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, गोवा जो है 1530 में जो है पुर्तगीज़ का राजधानी बना था। लंबे समय तक गोवा जो है पुर्तगाल के अधीन रहा। 1961 में इसको पुर्तगालियों से आज़ादी मिली, और उसके बाद इसको एक यूनियन टेरेटरी बनाया गया। यूनियन टेरेटरी जो है वो दमन और दीव के साथ बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है विरोध होने के कारण गोवा को सिर्फ और सिर्फ अकेले यूनियन टेरेटरी का दर्जा मिला। फिर 56वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें इसको स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। गोवा से जुड़ी हुई 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। स्टेटहुड डे ये बनता है 30 मई 1987 को, और इसका जो आज़ादी दिवस था वो बनता है 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। और हर साल 19 दिसंबर को भी ये मनाया जाता है। तो गोवा से जुड़ी हुई आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। तो ये तो पता चल गया कि यूसीसी गोवा में लागू है। गोवा का क्या अभी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे अब इंडिपेंडेंस हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता से तो पहले गोवा में लागू था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि भारत में आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया गया है, समान नागरिक संहिता का बात किया गया है। तो कभी ना कभी तो राज्य चाहेगा भाई कि ये चीज़ देश में लागू हो जाए, या भारत चाहेगा कभी ना कभी ये लागू हो जाए। तो क्या होता है, केस आता है सायरा बानो केस, ठीक है, सायरा बानो केस। बस इतना भी ध्यान रखें, सायरा बानो केस के बारे में डिस्कशन अभी हम लोग नहीं करेंगे। सायरा बानो केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, ताकि इस तरह का केस ना आए किसी महिला को प्रताड़ित कर। ये देखिए, रिलीजन बेस्ड मैं नहीं जा रहा हूँ, किसी भी रिलीजन में किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत ना हो। कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक ऐसे कानून की, एक ऐसे कोड की ज़रूरत है, एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो सभी के लिए समान हो, सभी महिला पुरुष के लिए समान हो, और सबको नागरिक होने के कारण, भारत का नागरिक होने के कारण समान अधिकार मिल सके। तो ऐसे कानून की बात कही, ठीक है। और फिर ट्रिपल तलाक को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। मतलब कि अब ट्रिपल तलाक भारत में लागू नहीं है, जिसमें 3 बार तलाक 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 कहने के बाद तलाक हो जाता था, वो चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। और इस तरह से बाकी सारी चीज़ें जो किसी भी रिलीजन में एक महिलाओं के ऊपर या फिर किसी बच्चों के ऊपर एक प्रताड़ना स्वरूप कह सकते हैं एक तरीके से होता था, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़रूरत बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कानून बना नहीं सकता, तो कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा, ठीक है। क्योंकि विधायिका कौन है, विधायिका तो संसद में बैठती है, विधायक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती। तो इस तरीके से जो है फिर सरकार के ऊपर प्रेशर आता है कि वो यूसीसी के ऊपर कानून बनाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून बनाए। और तब आते हैं मोदी जी। मोदी जी जो है 15 अगस्त
15 अगस्त 2024, ठीक है। 15 अगस्त 2024 को कहते हैं लाल किला से कि भारत में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है और इसको अब लागू किया जाना चाहिए, या फिर एक ऐसा सिविल कोड, मैं बार बार ध्यान इस चीज़ पे दे रहा हूँ कि एक ऐसा सिविल कोड लाना चाहिए जो कम्युनल ना हो, ठीक है। मतलब सांप्रदायिक रूप से जो है ऐसा ना हो कि किसी भी संप्रदाय के लोग को उसको मानने में कठिनाई हो, बल्कि एक ऐसा सिविल कोड हो जो सेकुलर हो, ठीक है। सेकुलर है मतलब कि धर्मनिरपेक्ष हो, ताकि कोई भी धर्म जो है उसको ईजिली अडॉप्ट कर सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया तो सभी नियम कानून जो है उसी सिविल कोड से चलेंगे, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, या फिर संपत्ति का बंटवारा फ्यूचर वाली जनरेशन को करनी हो, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, इन सभी चीज़ों का फैसला फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा ही किया जाएगा। तो मोदी जी ने यहाँ कम्युनल नहीं सेकुलर होने की बात की कि सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत में बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि मोदी जी एक बार बोल दिए तो जो भाजपा शासित प्रदेश है वो तो पूरा हलचल मच जाएगा, अरे हम पहले लागू करेंगे क्योंकि मोदी जी का चहेता बनना है सबको। तो फिर यहाँ पे आता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड आता है तो उत्तराखंड क्या कहता है, उत्तराखंड कहता है कि सबसे पहले हम लागू करेंगे। सबसे पहले हम लागू करेंगे के कारण जो है उत्तराखंड इसका काम जो है वो शुरू कर देता है। उत्तराखंड जो है सबसे पहले इसका काम शुरू करता है और उत्तराखंड जो है एक कमेटी बनाता है स्टडी के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक कमेटी बनेगी नहीं तब तक ये लागू हो नहीं सकता, क्योंकि आप ऐसे कैसे लागू कर दीजिएगा, कोई तो स्टडी होना चाहिए ना कि यहाँ पे लागू करना है, क्या उसका मौजूदा जो चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें लॉज होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रमुखता से रखी जाएगी ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड सरकार एक कमेटी बनाती है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एक्स जस्टिस मतलब कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई, इनके अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी बनाती है, 5 मेंबर्स कमेटी बनाती है और इनकी स्टडी के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। कई किसकी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो गया, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, और फिर इसको जो है पास कराया जाता है विधानसभा से, ठीक है। और विधानसभा से पास कराने के बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है ताकि ये कानून जो है ये स्वरूप में आ सके। तो प्रेसिडेंट इसकी सहमति दे चुके हैं और उत्तराखंड में अब जो है यूसीसी जो है बिल्कुल लागू हो चुका है। कई जगह रिपोर्ट आ रही है कि लागू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तराखंड पहला ऐसा भारत का राज्य बन जाता है जहां पे यूसीसी लागू हो चुका है, ठीक है। कानून के अकॉर्डिंग हो चुका है, एक बार नोटिफाई हो जाए तो वो जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है ये स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले गोवा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें जो हैं यूसीसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, क्यों इसका ज़रूरत है, क्यों इसके ये आया संज्ञान में, कहाँ कहाँ इसका बात चल रहा है अभी और कहाँ लागू है, कैसे ये चीज़ चलती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यूसीसी से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को अब हम लोग टैकल कर सकते हैं और जो है इसके जुड़े हुए फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए ताकि इसके फैक्ट्स जो है आपको किसी तरीके से गड़बड़ ना हो जाए। और इस तरीके से जो है हम लोग इस प्रॉपर क्वेश्चन के बाद इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही साथ अब हर दिन जो है इससे इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के सेशन मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि PYQs हमारा एक एक करके ख़त्म हो जाए सारे सब्जेक्ट्स के, और उसके बाद जो है आप फील करेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने माइंड में एग्जैक्ट जो है बैठा ली है और आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।